Welcome back my dear students in your SS classes, and this is Samta Kaushik. Today we will start our second chapter of politics, and name of the chapter is फेडरलिज्म, मीन्स टू से संघवाद. देखो बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर जो पावर शेयरिंग हमारा था उसमें हमने दो कहानियाँ पढ़ी. उनसे हमें पता चला कि पावर शेयरिंग है क्या और ये क्यों ज़रूरी है. बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस तरह की गई, श्रीलंका में पावर शेयरिंग किस तरह की गई और उनका क्या इफ़ेक्ट डला. तो उसी पावर को आगे हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं और यहाँ पर हम उसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे. फेडरलिज्म जो है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. फेडरलिज्म क्या है? ये एक प्रकार का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो पावर है वो डिवाइडेड होती है. पावर मीन्स पॉलिटिकल पावर जो है वो डिवाइडेड होती है किस किस के बीच में? सेंट्रल अथॉरिटी, जो भी हमारी सेंट्रल अथॉरिटी होती है उनके बीच में, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, और जितनी भी भारत की दूसरी इकाइयाँ होती हैं, नॉट ओनली इंडिया बल्कि दूसरे देशों में जिन्होंने इसको फॉलो किया है, तो उनकी विभिन्न जो इकाइयाँ हैं उनके बीच में पावर जो है वो डिवाइडेड होती है. एग्जाम्पल मैं अपने इंडिया का ही लेती हूँ, जहाँ पर हमारी जो पावर है डिवाइडेड है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दी, और लोकल गवर्नमेंट के दो पार्ट्स हैं, शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ और गाँव में पंचायत. ठीक है, तो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने मेन टॉपिक्स जो करने हैं. फर्स्ट हमारा आएगा व्हाट इज़ फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद क्या है, एंड व्हाट आर इट्स फीचर, इसकी क्या विशेषताएं हैं. सेकेंड टॉपिक हमारा मेन रहेगा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण भारत जो है एक फेडरल कंट्री है. थर्ड हमारा होगा हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. लास्ट हमारा जो मेन टॉपिक है व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट. हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे, देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी रीडिंग. जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड in the Constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to the regional government. तो हमने क्या पढ़ा? हमें पता चलता है उससे, या हमें दोबारा से अगर हम रिकॉल करें तो ये पता चलता है कि भाई जो मेन चेंज बेल्जियम ने किया था वो ये किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस करके और उनकी पावर को रीजनल गवर्नमेंट को दे दी गई थी. रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर. रीजनल गवर्नमेंट जो थी वो बेल्जियम में शुरुआत से ही थी. दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स, उनके खुद के रोल और पावर थे. बट ऑल दिस पावर्स वर गिवन टू दिस गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन जितनी भी पावर उनको दी गई थी, उनकी सरकार को दी गई थी, ये वापस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ली जा सकती थी स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके संविधान के स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती थी. ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि 4 बार उनका संविधान अमेंडमेंट हुआ, 4 बार उनमें सुधार किया गया. फिर क्या हुआ, 1993 में एक और चेंज हुआ. उसके अकॉर्डिंग जो है रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब रीजनल गवर्नमेंट को और भी पावर दी गई, वो अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं थे. दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इस तरीके से जो बेल्जियम है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गई. यूनिटरी भी क्या है? ये भी एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जहाँ पर जो है सारी जो पावर है वो सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में होती है, वो यूनिटरी हो गई. ठीक है, लेकिन फेडरल में ऐसा नहीं होता. अब श्रीलंका की बात करते हैं. श्रीलंका कॉन्टिन्यूज टू बी for all practical purposes a unitary system where the national government has all the power. लेकिन श्रीलंका ने यूनिटरी गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखा और वहाँ पर सारी पावर जो थी वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में थी. तमिल लीडर वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, और तमिल लीडर चाहते थे कि श्रीलंका जो है वो एक फेडरल सिस्टम बन जाए. फेडरलिज्म इस तरीके से क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. यूजली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अब इसमें क्या है, नॉर्मली इसका मेन फीचर ये है कि इसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. वन इज़ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज़ यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स of common national interest, and other are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of the state. Both these level of the government enjoy their power independent of the other. अब इसमें क्या कहा गया है
कि भाई इसमें 2 लेवल होते हैं, एक लेवल जो है पूरे देश के लिए काम करता है और जो सेकंड जो है वो अपने स्टेट की डे टू डे जो है अपनी एक्टिविटीज़ को देखता है। ठीक है, इस तरीके से पता चला कि दोनों ही इंडिपेंडेंटली जो है पावर एंजॉय करते हैं। In this sense, federations are contrasted with unitary government. Under the unitary government, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. अब इस तरीके से जो फेडरेशन है वो कंट्रास्टेड है, बिल्कुल विपरीत है यूनिटरी गवर्नमेंट के, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम के अंदर वहाँ पर एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है और अगर दूसरा होता भी है तो उसकी सब यूनिट्स होती हैं और उसको सबॉर्डिनेट करती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं कर सकती। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, और यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर पास कर सकती है एनी टाइम, बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. State government has powers of its own for which is not answerable to the central government and both these governments are separately answerable to the people. तो अब क्या पता चला कि फेडरल सिस्टम के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं होती है, उनको सिर्फ लोगों को आंसर करना होता है, दोनों को ही सेपरेटली अपने अपने लेवल के हिसाब से। ठीक है, अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है, क्या यूनिटरी गवर्नमेंट है और क्या फेडरल गवर्नमेंट है। यूनिटरी को हिंदी में हम एकात्मक सरकार भी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं इनके की फीचर्स क्या हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स। फर्स्ट हमारा जो फीचर है वो है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, पहला फीचर तो ये है। सेकेंड है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ टायर का मतलब है लेवल, ठीक है, जैसे सेंट्रल लेवल हो गया और हमारा स्टेट लेवल, तो जितने भी लेवल्स हैं गवर्नमेंट के वो सेम जो सिटीज़न है उनको गवर्न करते हैं, लेकिन उनका जो जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, ठीक है, उनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब जो हमारे स्पेशल मैटर्स होते हैं जैसे कि लेजिस्लेशन हो गया, टैक्सेशन हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक हो गया। ठीक है, थर्ड हमारा फीचर है द जुरिडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। अब क्या है, जिस जुरिडिक्शन की हमने बात की है ये जुरिडिक्शन उनको हमारे संविधान ने ही स्पेसिफाई करके दिया है। इसका मतलब ये है कि हर एक की जो अथॉरिटी है वो उनके जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, यानी कि संविधान ने उनको गारंटीड दिया है, मतलब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। फोर्थ हमारा फीचर है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अनलिटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और जो भी हमारे आधारभूत प्रोविजंस हमारे संविधान में दिए गए हैं उनको भी कोई भी लेवल अकेले चेंज नहीं कर सकता है। अगर कोई भी चेंज करना है तो दोनों लेवल्स को उसमें मिलकर चेंजेस करने होंगे। फिफ्थ हमारा फीचर है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम इसका पांचवा फीचर ये कहता है कि जो कोर्ट्स हैं उसके पास ये पावर होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है भारत के अंदर, तो उनके पास ये पावर है इंटरप्ट करने की। ठीक है, अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है या पावर्स को बांटने में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट्स वहाँ पर इंटरफेयर कर सकती हैं। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। अगर उनको अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने में, उसका अभ्यास करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो जो कोर्ट का डिसीजन होगा वही मान्य होगा। उसके बाद है सोर्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जितने भी सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, रेवेन्यू मतलब आय के, हर एक लेवल के अलग अलग रिसोर्सेज हैं, आर क्लियरली स्पेसिफाइड, वो भी जो है स्पेसिफाई किए गए हैं। तो लास्ट फीचर इसका है द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। फेडरल सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेन इसके लक्ष्य हैं कि देश की एकता को सेव करना और उसको प्रमोट करना, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, देयरफॉर, और साथ साथ जो है
किसी भी क्षेत्र की जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उसको उसमें सामंजस्य स्थापित करना। जैसे भारत में अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, तो उनमें सामंजस्य स्थापित करना भी फेडरल सिस्टम का एक पार्ट है। Therefore, two aspects are crucial for the institutional and practice of federalism। इसलिए इसके दो पहलू हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो गवर्नमेंट है अलग अलग लेवल की, उनको एग्री होना होता है रूल फॉलो करने के लिए पावर शेयरिंग के। एंड दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और उनको आपस में ये ट्रस्ट भी करना पड़ता है कि वो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एक्सपेक्ट। इस तरह से एक बढ़िया जो आदर्श जो फेडरल सिस्टम है, संघवाद है, उसके दो मेन पहलू हैं। फर्स्ट इज़ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सेकंड इज़ एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। आपस में विश्वास और साथ में मिलकर रहने का सहमति यानी कि एग्रीमेंट। ओके, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अब देखो पिछला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फेडरेशन। ठीक है, तो फेडरेशन भी दो तीन तरह की होती है, तो इसका जो बैलेंस ऑफ पावर है वो भी अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग, अलग अलग फेडरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, वो हम पढ़ेंगे। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। और जो ये बैलेंस है वो डिपेंड होता है हमारे इतिहास के ऊपर, जिस तरीके से हमारा जो फेडरेशन बना है उसके ऊपर है। भी किसी भी देश के इतिहास क्या कहता है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी फेडरेशन फॉर्म की है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। दो तरीके से ये बनाई गई है। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट्स। सबसे पहला जो हमारा है वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जो स्वतंत्र राज्य रहे हैं, कंट्रीज़ रही हैं, जो मिलकर, बड़े बड़े जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, जो मिलकर एक अपना बड़ी यूनिट बनाती है, बड़ी इकाई बनाती है। सो दैट बाय पूलिंग सोवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। इस तरीके से वो भाईचारे को, सोवर्जिनिटी को बढ़ाकर और अपनी एक अलग पहचान बनाकर सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड, इसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या बोलेंगे? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ आकर चलना। ठीक है, तो ये होती है कमिंग टुगेदर। फिर इसमें कौन कौन से देश इंक्लूड हैं ये आपको अंडरलाइन करना है। USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड इन दिस फर्स्ट कैटेगरी फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट। और जितने भी इसके अंदर कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स इसके अंदर हैं उनकी पावर जो है वो इक्वल होती है और साथ साथ ये फेडरल गवर्नमेंट भी फॉलो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। और जो दूसरा रूट है वो भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, ये आपको पता भी है, हमने पढ़ा भी था कि जो अकेला बेल्जियम है या श्रीलंका वो हरियाणा के लगभग है। तो मतलब ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे राज्य हैं। तो ऐसे देशों के लिए जो है वहाँ पर एक दूसरा रूट अपनाया गया है जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। वहाँ साथ आकर यहाँ साथ लेकर चलना। ठीक है, यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट जो मिलकर चलते हैं। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल विज़ द स्टेट। यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। Very often different constituent units of federation have unequal power, some units are granted special power। और प्रायः क्या होता है, जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं फेडरेशन की, उनकी जो पावर होती है अनइक्वल होती है, यानी कि कुछ को ज़्यादा पावर दी गई है और कुछ को कम। सम यूनिट्स को जो है, कुछ इकाइयों को ज़्यादा स्पेशल पावर दी गई है, जैसे कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर को दी गई थी, जो अभी 370 धारा हटी है, उससे पहले की बात हो रही है, तो उनको स्पेशल पावर दी गई थी, इसी को बोला गया है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। देखो कुछ बच्चों को तो थोड़ा आइडिया लग ही चुका होगा कि जो जो फीचर मैंने फेडरलिज्म के बताए हैं वो कुछ कुछ हमें अपने भारत में दिखाई देते हैं। तो हमें यहाँ उसी को कंपेयर करना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो भारत को फेडरल कंट्री बताती हैं। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। हमने श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी से ये समझा
कि किस तरीके से डाइवर्सिटी को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड रीजन्स। तो भारत जैसे देश का क्या, जहाँ पर इतनी भाषाओं के, धर्मों के और अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते हैं। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। तो भारत में कैसी अरेंजमेंट है वो देखते हैं। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। ये सबको पता है। हम अपने संविधान से शुरुआत करते हैं और आप सबको पता है कि भारत एक स्वतंत्र देश बना बड़े ही दर्दनाक और खूनी नरसंहार के बाद। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसेसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। और जल्दी ही स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे जो प्रिंसेसली स्टेट्स हैं, प्रिंसेसली स्टेट मतलब जहाँ पर राजकुमारों का, राजाओं का हक था, वो जल्दी ही एक भारत का देश हिस्सा बन गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और हमारे संविधान ने भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, यद्यपि हमने फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन जो भारतीय यूनियन है, भारतीय जो संघ है, वो इसी सिद्धांतों पर डिपेंडेंट है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union government or what we call the central government, representing the Union of India, and the state government. Later, a third tier of federalism was added in the form of panchayat and municipalities. अब इसमें क्या बताया गया है कि हमारे संविधान ने, जैसा कि जो पहला फीचर है फेडरलिज्म का कि 2 लेवल कम से कम हो, तो ये हमारे संविधान ने स्टार्टिंग से दिए हैं। यहाँ पर भी 2 लेवल थे। पहला जिसको हम यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं, जो पूरे देश के लिए काम करती हैं, और दूसरा हमारा है स्टेट गवर्नमेंट। बाद में एक तीसरा लेवल भी इसमें ऐड किया गया और वो तीसरा लेवल था लोकल का, जिसके हमने 2 पार्ट बताए थे, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। एज इन एनी फेडरेशन देयर दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन। और इसी तरीके से जैसे फेडरेशन में होता है, तो भारत के अंदर भी ये तीनों जो लेवल हैं अपने अधिकार क्षेत्रों को, अलग अलग अधिकार क्षेत्रों को एंजॉय करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और हमारे संविधान ने पहले ही साफ तौर पर इनको 3 तरह की जो है लेजिस्लेटिव पावर जो है वो डिवाइड करके पहले ही स्पेसिफाई कर दी थी। और 10 इट कंटेन्स 3 लिस्ट। इस तरह से इसकी जो है 3 सूची संविधान ने दी है। जो पहली सूची है जिसका नाम है हमारा यूनियन लिस्ट, जिसको हम हिंदी में संघ सूची बोलते हैं, इसके अंदर जो है जो भी सब्जेक्ट मेंशन है वो हमारे देश की इंपॉर्टेंस के लिए, राष्ट्र महत्व के लिए होती है, जिसके एग्जांपल है डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट इसमें शामिल है। ये इसलिए शामिल है बिकॉज हमें इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए इन मैटर्स के ऊपर। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है। और यूनियन गवर्नमेंट है वो अकेली ही इनसे रिलेटेड जो भी कोई कानून बनाना है या कानून चेंज करना है वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कर सकती है। ये संविधान ने मेंशन करके दिया है। सेकंड हमारा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड द लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, एंड द स्टेट गवर्नमेंट alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list। अब क्या है, स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट आते हैं जो लोकल इंपॉर्टेंस के लिए या स्टेट की इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें हमारा प्रशासनिक कार्यक्रम, व्यापार, सिंचाई, खेती, ये सब आ जाते हैं। और इस पे जो भी कानून बनाने हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अकेली बना सकती है। नेक्स्ट हमारा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। It includes subject of common interest to the both union government as well as the state government such as education, forest, trade union, marriage, adoption and succession। इसमें वो दोनों शामिल होते हैं जिन पे दोनों का इफेक्ट, दोनों पे इफेक्ट डलता है। और इसमें एग्जांपल जैसे शिक्षा, फॉरेस्ट, ये सब शामिल है। मैरिज वगैरह के रिलेटेड जो भी कानून बनाने हैं। बोथ द यूनियंस एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। और इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए, जितने भी विषय दिए गए हैं, दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है किसी कानून को लेकर, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा उसी को प्रिवेल करेंगे, उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जो उस समय नहीं थे जब संविधान बना, तो उसके लिए भी हमारे संविधान ने कुछ कहा है। अब इसका एग्जांपल हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का लेते हैं जो उस समय नहीं था। तो हमारे संविधान ने क्या कहा था कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ आ जाता है
तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेजिडरी सब्जेक्ट। तो यूनियन गवर्नमेंट को पावर मिलेगी इन्हीं रेजिडरी सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने की। रेजिडरी मतलब बाकी जो बचे विषय हैं उनके ऊपर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं। वी नोटेड अबाउट दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। अब ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो हम अपनाते हैं उसके अंदर सभी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को, इकाइयों को इक्वल पावर नहीं मिलती। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। हमारे भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास सेम इक्वल पावर नहीं है। सम स्टेट्स जैसे कि जम्मू कश्मीर का मैंने एग्जांपल लिया था, अब तो नहीं है, बट पहले उनके पास स्पेशल पावर थी कि जो वहाँ का मेंबर है वही वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है, जो दूसरे राज्य से है वहाँ पर वो ज़मीन नहीं खरीद सकता। और अगर कोई कानून वहाँ पर चेंज करना होता था तो वहाँ की स्टेट असेंबली से पहले परमिशन अप्रूवल लेना पड़ता था, उसके बाद ही वहाँ पर कोई भी कानून या कोई भी चेंज होता था, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। और कुछ ऐसे दूसरे राज्य भी हैं जिनको स्पेशल ऐसे पावर दी गई है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एन्जॉय वेरी लिटिल पावर। these are areas which are too small to become an independent। अब कुछ ऐसी जगह भी है, कुछ ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स भी हैं जो बहुत ही कम पावर एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि हम उनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकते, ठीक है, और ना ही हम उनको दूसरे राज्य में मर्ज कर सकते हैं। तो ये एरियाज़ कौन से, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, ये सब हैं, आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, और इनको हम यूनियन टेरिटरीज भी बोलते हैं। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ अ स्टेट। अब ये जो टेरिटरीज हैं इनके पास स्टेट वाली पावर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके स्पेशल पावर जो है उनको दी गई है इन एरियाज़ को चलाने के लिए। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। Any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total states। अब कहता है कि भारत के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है पावर डिवीज़न का, वो हमारे संविधान ने ही बनाया है और इसको बदलना, इसको चेंज करना ज़्यादा आसान नहीं है। पार्लियामेंट अकेली, हमारी संसद अकेली इन अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई चेंज लाना है तो सबसे पहले दोनों हाउसेज में उस कानून को पास करना पड़ेगा और उसके लिए कम से कम 2/3 जो है बहुमत उसको मिलना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी लेजिस्लेचर हैं जितने भी स्टेट्स की हैं, कम से कम आधे स्टेट जो हैं वहाँ पर उसके लिए सहमत हों, तभी ये बदलाव हो सकता है। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedures। और ये भी एक अहम विषय है इसका कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसका एक अहम रोल होता है कोई भी कानून इम्प्लीमेंट करना है। जो भी संवैधानिक प्रोविजंस दी गए हैं, प्रोसीजर अगर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें जुडिशरी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर्स द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फाइनल जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही ले सकती है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है, उनको ये शक्ति दी गई है कि वो अपने संसाधनों को बढ़ा सकती हैं टैक्सेस के द्वारा, ताकि जो है इन ऑर्डर टू कैरी ऑन गवर्नमेंट, ताकि वो अपने उत्तरदायित्व को और अपनी सरकार को जो उनको दी गई शक्तियाँ उनको असाइन कर सके, उनको आसानी से चला सके। तो इस तरीके से हमें पता चला है कि भारत कैसे एक फेडरल कंट्री है। आपने समझ लिया होगा कि भाई जो फीचर्स फेडरलिज्म के बताए हैं वो सारे भारत में फॉलो होते हैं। कैसे कैसे पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को, यूनियन को दी गई है, कैसे उनके जो स्पेशल विषय हैं हमारे संविधान के अंदर स्पेसिफाई किए गए हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम करेंगे अगले पार्ट में। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू।